हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम स्टडी क्लासेस। देखिए, ये जो हमने टेस्ट सीरीज शुरू की है और जो टेस्ट सीरीज है वो सभी एग्ज़ाम, चाहे वनडे एग्ज़ाम जितने भी हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिट है। और इस सीरीज में हम कल एक फर्स्ट जो टेस्ट था, हमारा पहला जो टेस्ट था वो हम दे चुके हैं। और आज का जो हमारा टेस्ट नंबर 2 है, जिसमें हम आज बात करेंगे हिस्ट्री के क्वेश्चन के लिए। और हिस्ट्री में भी लेकर के आए हम एंसेंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट कर लें, और क्विज़ के लिए या हमारे वीडियो के लिए, पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। कि सब्सक्राइब करना आपका ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे और तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है, हम भी रेगुलर फिर वीडियो बनाने के लिए हम भी तैयार रहते हैं। अगर सब्सक्राइब नहीं होते हैं या कोई कमेंट लाइक नहीं बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमें भी फिर अच्छा नहीं लगता और डिमोटिवेट होना एक लाजमी है। तो सभी फ्रेंड्स से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स जो भी आपके ग्रुप्स हैं उनके साथ में इसको डिस्कस करें, शेयर करें। तो चलिए फिर आज की हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के क्वेश्चनों पर। हिस्ट्री के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए फिर ज़्यादा समय न लेते हुए एकदम फिर से शुरू करते हैं। टेस्ट नंबर 2 है। टेस्ट नंबर 1 हमारा ऑलरेडी अपलोडेड है। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में वहाँ तैयार है और वहाँ पर आप जा करके देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहला टेस्ट नंबर 2 है। तो पहला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सी सभ्यता का विकास नील नदी के तट पर हुआ? ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। रोमन सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, यूनानी सभ्यता या मिस्र की सभ्यता। तो एलिमिनेशन कर सकते हैं। देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता तो नील नदी से नहीं, ठीक है। रोमन सभ्यता भी नहीं होगी, तो इसमें जो होगा ऑप्शन डी होगा हमारा, मिस्र की सभ्यता, ठीक है। मिस्र की सभ्यता जो है वो, उसका जो विकास हुआ है वो नील नदी के तट पर हुआ है। कहाँ है नील नदी? ये अफ्रीका में है। देखिए, ऑप्शन डी सही हमारा, मिस्र की सभ्यता। देखिए, मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ। नील नदी विश्व की इस प्राचीन सभ्यता का आधार थी और मिस्र को नील नदी का उपहार या नील नदी का वरदान भी कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता। अगर यहाँ पर यह नदी ना होती तो ये जितना भी जो क्षेत्र है वो सारा क्षेत्र एक रेगिस्तान होता। मिस्र जो है ये कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में है, ठीक है। और इसके समकालीन जो सभ्यता है वो सिंधु घाटी सभ्यता भारत की है, और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है इराक की, ये इसके समकालीन है। तो याद रखेंगे, नील नदी मिस्र की है, ठीक है। ताना झील और विक्टोरिया झील से निकलती हैं, 2 नदी निकलती हैं, श्वेत नील और ब्लू नील। और दोनों के जब एक साथ जुड़ती हैं तो जाने के बाद में ये नील नदी बनती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? किसके नहीं हुए? देखिए, ए घोड़ा, बी गाय, शेर या फिर हाथी। तो किसके नहीं हुए? देखिए, तो ए, बी, सी, डी में से कौन सा है? आप अपना भी टिक करिए, अपना भी लगाइए और देखिए, कमेंट में बताइए कि आपने 20 में से कितने सही किए हैं, ताकि आपको भी पता लगे कि हम कितना प्रश्न हल कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी होगा, शेर। देखिए, हाथी, गाय और घोड़े, इनके जो साक्ष्य हैं वो हमें वहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त हुए हैं, लेकिन जो शेर है, शेर का हमें सभ्यता में, इस सिंधु घाटी सभ्यता में हमें कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। देखिए, गाय और हाथी के अवशेष तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, लेकिन घोड़े के जो अवशेष है सिंधु घाटी की सभ्यता में प्राप्त होने के संबंध में जो विद्वान है उनमें मतभेद है। लेकिन विद्वानों ने, जो आधुनिक विद्वान हैं, उन्होंने देखा है कि घोड़े के जो अवशेष हैं वो सिंधु घाटी की सभ्यता में उत्खनन से प्राप्त भी हुए हैं, जिनका उल्लेख किया गया है। लेकिन कहीं पर भी इसमें शेर का कोई उल्लेख नहीं किया गया, कहीं पर भी हमें शेर के कोई भी अवशेष प्राप्त नहीं होते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया, कहाँ किया गया? मेसोपोटामिया में, मिस्र में, मध्य अमेरिका में या फिर भारत में? तो उस प्रश्न का सही जवाब बताइए क्या होगा, ए, बी या सी, डी में से? सोचिए अपना भी कौन सा होगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, भारत में। क्योंकि जो कपास की जो खेती के जो आरंभ के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो हमें भारत से ही प्राप्त हुए हैं। देखिए, वस्त्रों के लिए कपास का जो उत्पादन सबसे पहले भारत में किया गया। वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु घाटी के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के लड़काना जिले में, उत्खनन से कपास के सूत की प्राप्ति हुई थी। तो इसी प्रकार भारत से ही कपास के साक्ष्य प्राप्त हुए। कपास की खेती के साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं वो हमें भारत से ही प्राप्त हुए हैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पन स्थल सनोली के अभी हाल ही में उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। देखिए, अभी हाल ही में काफ़ी टाइम का हो गया, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा पीछे से उठाया गया है तो इसलिए यहाँ पर अभी हाल ही में लिखा हुआ है। तो किस चीज़ के प्राप्त हुए हैं? यहाँ से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं क्या हुआ है? देखिए, मानव शवाधान, पशुओं के शवाधान, आवासीय भवन या फिर रक्षा दीवार। तो बी सी डी में से कौन सा होगा? सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन ए होगा, मानव के शवाधान। मानव शवाधान यहाँ से प्राप्त हुए हैं। देखो, उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बारोट तहसील में सनोली नामक एक हड़प्पन पुरास्थल के क्रमबद्ध रूप से 125 मानव शवाधान प्राप्त हुए, जिसकी दिशा उत्तर से दक्षिण है। यानी कि जो मानव के जो शवाधान प्राप्त हुए हैं उनको जो वहाँ पर दफनाया गया है, उत्तर से दक्षिण की तरफ में दफनाया गया है। और इन शवाधानों के साथ दैनिक उपयोग की जो वस्तुएं हैं वो भी मिली हैं, जिनमें मुख्यतः क्या है, वो गहने हैं। तो सनोली का भी एक प्रश्न अभी पीछे के एग्जाम में एक प्रश्न आया था, सनोली के बारे में पूछा था कि सनोली कहाँ है। उत्तर प्रदेश के कई जिले जैसे कई सभ्यता के सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थान है यहाँ पर। तो ये पूछा गया है कहाँ पर है, तो ये बागपत जिले में है, बारोट तहसील में। क्वेश्चन नंबर 5, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा कहाँ है? देखिए, गुजरात, हरियाणा, पंजाब या फिर राजस्थान। 4 ऑप्शन है, कहाँ होगा धौलावीरा? दगा सकते हैं तो ऑप्शन ए होगा इसमें, गुजरात। ये गुजरात में है। और गुजरात में भी क्या था, धौलावीरा 5000 साल पहले विश्व के सबसे व्यस्तम नगरों में गिना जाता था। गुजरात में कच्छ जिले में स्थित है। और इस जगह का जो उत्खनन है, जो खनन है, वो पुरातत्व विभाग के डॉक्टर R.S. बिष्ट ने किया था। जो इसका जो उत्खनन किया था वो R.S. बिष्ट ने किया था। और कहाँ पर है ये धौलावीरा, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 6, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? ए, स्वर्ण, तांबा, चांदी या फिर लोहा। तो कौन सा होगा इसमें? देखिए, ABCD में से स्वर्ण, सोना, तांबा, चांदी या फिर लोहा। तो देखिए, इसमें सोने के साक्ष्य यानी कि अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, चांदी के भी प्राप्त हुए हैं, लेकिन किसके नहीं हुए हैं? लोहे के। इसमें हमें कोई ही से भी कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ है। तो हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य, ठीक है, एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी की आदि धातुएं तो मिली हैं, लेकिन लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। वस्तुतः हड़प्पाकालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे, क्योंकि उन्हें जब लोहे से की कोई भी वस्तु हमें वहां से प्राप्त नहीं है, तो इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि वहां पर, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे, लोहे के बारे में उन्हें जानकारी प्राप्त नहीं थी, लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो आर्यों से पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता को रखते हैं, क्यों रखा जाता है इसको?
वहाँ की लिपि के कारण, नगर नियोजन के कारण, तांबे के कारण, या फिर वहाँ के जो मृद भांड है उनके कारण। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मृद भांड। क्योंकि जो वहाँ से जो मृद भांड प्राप्त हुए हैं, चित्रित मिले हैं, चित्रित मृद भांड काले, लाल और काले रंग के से लेपित जो मृद भांड वहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो उन्हीं के आधार पर हम सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पहले रख सकते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता लिपि, ज्ञान, नगर नियोजन आदि के संदर्भ में प्रारंभिक आर्यों से अधिक विकसित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग कालों में पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं, क्योंकि काले रंग की जो आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड जहां हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है, वहीं धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड जो बाद के हैं वो आर्यों से संबंधित माने गए हैं। तो इसी वजह से हम आर्यों को, इनकी सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पहले रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से? हड़प्पा संस्कृति से, पश्चिम भारत के ताम्र पाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में, या फिर चांदी के आहत सिक्कों में? कौन सा होगा ABCD में से? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, हड़प्पा संस्कृति में। क्योंकि जो तांबा है, चांदी है, चांदी के जो प्राचीन तो जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो हमें हड़प्पा संस्कृति में मिले, हड़प्पा सभ्यता से ही प्राप्त हुए हैं। देखिए, हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। और ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के और हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, ये राजस्थान के जावर और अजमेर की खानों से चांदी प्राप्त करते रहे होंगे। यानी कि इस तरह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि उनसे लगता है कि ये जो लोग हैं वो जो चांदी प्राप्त करते हैं वो राजस्थान के जावर और अजमेर की जो खाने हैं वहां से ये चांदी प्राप्त करते होंगे। तो इसी तरह से जो भारत में जो चांदी की जो उपलब्धता के जो साक्ष्य हैं वो हमें हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 9, गौरिक मृदभांड पात्र OCP का नामांकन हुआ है, कहाँ से हुआ? अहि क्षेत्र में, नोह में, हस्तिनापुर में, या फिर लाल किले में? तो इनका जो नामांकन हुआ है वो कहाँ से हुआ है? तो इनका नामांकन हुआ है हस्तिनापुर से, हस्तिनापुर में। ऑप्शन सी सही आंसर होगा इसमें, ऑप्शन सी, हस्तिनापुर में। देखिए, गंगा यमुना दोआब की सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण गेरू वर्णी गैरिक मृदभांड संस्कृति कहा गया है। और इसके साक्ष्य हमें विशेषतः हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा से प्राप्त होते हैं। इसके जो साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं वो हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा से प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं? देखिए, भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो कहाँ हैं? सबसे अधिक जो शैलचित्र प्राप्त हुए हैं वो हमें यहीं से प्राप्त हुए हैं, भीमबेटका की गुफाओं से। तो ये कहाँ हैं? भोपाल में, इलाहाबाद, अहमदनगर, या फिर रायसेन? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, रायसेन। देखिए, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में जो स्थित भीमबेटका की जो प्राग ऐतिहासिक शैलचित्र कला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं के में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है और जिनमें हाथी, सांभर, हिरण आदि के चित्र हमें वहाँ से प्राप्त होते हैं। तो भीमबेटका की गुफाएं कई बार पूछा गया कहाँ हैं? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है भीमबेटका की गुफाएं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, 2 कथन हैं और इसमें से विचार करना, देखना में कौन सा सही है। देखिए, दमदमा में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं और दूसरा है दमदमा प्रतापगढ़ में स्थित उत्खनन स्थल है। तो ऑप्शन ए केवल एक सही है, 2 सही है, या फिर दोनों सही हैं, और या फिर कोई भी सही नहीं है इनमें से। तो क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। यानी कि दोनों के दोनों जो प्रश्न ऑप्शन हैं, दोनों के दोनों जो कथन हैं वो एकदम बिल्कुल सही हैं। क्योंकि जो दमदमा है, दमदमा में हमें
दमदमा से हमें 3 शव, 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। कहीं पर हमें सावधान युग्म के रूप में भी प्राप्त हुए, इनके जोड़े के रूप में प्राप्त हुए, लेकिन जो दमदमा है वहां से हमें 3 कंकाल, 3 मानव कंकालों को एक साथ दफनाए हुए का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और जो ये दमदमा है वो प्रतापगढ़ जिले में है, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है दमदमा। तो इसलिए दोनों कथन हमारे बिल्कुल सही होंगे और इसी आधार पर ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान है। तो पशुपालन के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से मिले? लंगना से, वीरवानपुर, आदमगढ़ या फिर चौपानी मंडी से। तो सही जवाब जो होगा इसका वो होगा ऑप्शन सी, आदमगढ़ से। तो मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगे और ऐसे पशुपालक के जो साक्ष्य हैं वो भारत में आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश और बांगोर, भीलवाड़ा और राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। तो याद रखना है कि भारत में जो मिले हैं ये आदमगढ़, होशंगाबाद से प्राप्त हुए हैं, मध्य प्रदेश और तथा बागोर, भीलवाड़ा और राजस्थान से हमें पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और कब हुए ये? मध्य पाषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? नीलगिरी की पहाड़ी, बी शिवालिक की पहाड़ी, या सी नल्ला मल्ला की पहाड़ी, या फिर डी नर्मदा घाटी। तो सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन डी, नर्मदा घाटी। देखिए, भारत में मानव का जो सबसे पहले जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो मध्य प्रदेश में स्थित नर्मदा क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं और इसकी जो खोज थी वो 1982 में की गई थी। जो मानव के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड, ये हमें नर्मदा घाटी से ही प्राप्त हुए हैं जो मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा गया है? चालकोलिथिक, ऑप्शन ए पुरापाषाण का, मध्य पाषाण का, ताम्रपाषाण युग या फिर लोह युग। तो चालकोलिथिक युग जो कहा गया वो कहा गया है ताम्रपाषाण युग को, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा हमारा, ऑप्शन सी, ताम्रपाषाण युग। व्याख्या देखते हैं। ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। ताम्रपाषाण युग का आरंभ नवपाषाण युग के बाद हुआ और ताम्रपाषाण युग में उपकरण जो प्राप्त हुए हैं वो उसमें औजार, हथियार के निर्माण में पत्थर के साथ तांबे का भी प्रयोग बहुतायत में होने लगा। इसलिए इस समय को ताम्रपाषाण युग कहा गया, क्योंकि यहाँ पर जो हथियार या औजार जो बनाए जा रहे थे उसमें पत्थर के साथ में तांबे का भी प्रयोग उसमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर तांबे का प्रयोग भी किया गया, जिस कारण उसको, इस युग को हम चालकोलिथिक युग को ताम्रपाषाण युग कहा गया। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला जो स्थल है वो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लौरादेव है। कथन 2 है, प्राचीनतम चावल के जो साक्ष्य हैं वो हमें कोल्डी हवा जो इलाहाबाद जिले में है, बेलन घाटी पर स्थित है। तो कौन सा सही होगा? एक सही है, 2 सही है, दोनों सही है, फिर दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। तो सही आंसर होगा इसका हमारा ऑप्शन सी। इसमें भी दोनों ही हमारे ऑप्शन सही हैं, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप पे जो प्राचीनतम जो कृषि के जो साक्ष्य हैं वो हमें उत्तर प्रदेश के लौरादेव से मिले, उत्तर प्रदेश के लौरादेव में मिले हैं जो संत कबीर नगर जिले में है। और जो चावल के जो साक्ष्य हैं वो कोल्डी हवा से प्राप्त हुए हैं ये, और ये कोल्डी हवा जो है वो इलाहाबाद में बेलन घाटी के तट पर स्थित है। तो इस कारण ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा, यानी कि कथन 1 और कथन 2 दोनों ही बिल्कुल राइट हैं, बिल्कुल सही हैं। क्वेश्चन नंबर 16, खाद्यान्नों की कृषि सबसे सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पुरापाषाण काल में या फिर प्राग ऐतिहासिक काल में? तो किस में हुई थी खाद्यान्नों की कृषि के जो साक्ष्य प्राप्त हुए वो कहाँ से प्राप्त हुए हमें? वो हुए हमारे नवपाषाण काल में।
क्योंकि खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ और यही वह समय है जब मनुष्य ने यह जाना या हमें यह साक्ष्य प्राप्त हुए कि जो मनुष्य था वो कृषि से परिचित हो गया था। यानी कि कृषि के वहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जब उसी समय प्राप्त हुआ कि यहाँ का जो मानव था वो कृषि के बारे में भी जानकारी रखता था। तो खाद्यान्नों के कृषि के जो साक्ष्य हैं वो हमें नवपाषाण काल से प्राप्त हुए हैं। देखिए, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये मेहदमा से, सराय नाहर राय से, लेखैया से या फिर चौपानी मंडी से। तो सही आंसर होगा मेहदहा। देखिए, मध्य पाषाण कालीन मेहदहा जो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है, यहाँ से बड़ी मात्रा में हड्डी और सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा जो मेहदमा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र और कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बांटा गया था। 3 में बांटा गया था, एक झील क्षेत्र में, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र और कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में। और जो बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से यहीं से हमें हड्डी और सींग निर्मित जो उपकरण हैं वो हमें आभूषण के रूप में बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ से बहुत अधिक मात्रा में यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन ए मेहदमा। क्वेश्चन नंबर 18, किस एक प्रास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? देख, कोरदीसी से, मेहरगढ़ से, आमली से या फिर कालीबंगा से। कालीबंगा, देख काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक है, काले रंग की जो चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं वो कहाँ से प्राप्त हुई? कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। कालीबंगा को ही काले रंग की चूड़ियों के नाम में जाना जाता है, पूछा गया है इसके बारे में भी। तो 18 है, तो सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर देखते हैं, इसका ऑप्शन बी होगा मेहरगढ़। देखिए, बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में इस वक्त, यहाँ का एक प्रस्थल है मेहरगढ़ और यहीं से हमें पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक जो अवशेष हैं वो हमें यहीं से प्राप्त हुए हैं, मेहरगढ़ से। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी मेहरगढ़ सही होगा। अगला प्रश्न 19, निम्न कथनों पर विचार करना है। और कथन 1 हमारा, बुर्ज होम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुए हैं। और अब कथन 2 है, बुर्ज होम महाराष्ट्र में स्थित है। तो कौन सा सही है इसमें? एक पहला सही है, दूसरा, या दोनों सही है, फिर कोई सही नहीं है? देखिए, ऑप्शन जो कथन जो 2 है यहाँ पर, बुर्ज होम महाराष्ट्र में स्थित है, ये महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, ये हमारा जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो इसलिए यहाँ पर कथन 2 जो है वो पूरी तरह से गलत हो जाएगा। और ऑप्शन कथन जो 1 है कि बुर्ज होम से नवपाषाण अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल भी प्राप्त हुए हैं, ये ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो इसलिए कथन ए यानी कि ऑप्शन ए केवल एक सही है, यह हमारा सही होगा। देखिए, जम्मू कश्मीर श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्ज होम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुए हैं। और गर्तावास गड्ढे वाले घर भी जो है कहाँ से? यहीं से प्राप्त हुए, यहीं की विशेषता है। जो गर्तावास मिले हैं हमें बुर्ज होम से ही प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, आखिरी प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? देखिए, मोहनजोदड़ो में जो नगर प्राप्त हुए थे वो अधिकतर हमें 2 श्रेणियों में प्राप्त होते हैं, यानी कि ऊंचा नगर और निचला नगर। लेकिन एक ऐसा है जहां पर हमें 3 श्रेणियों में इसको बांटा गया था। तो 3 नगरों हैं, वहां पर 3 नगरों में बांटा गया था, वो 3 श्रेणियों में बांटा गया था। तो देखो, मोहनजोदड़ो, संगोर, कालीबंगन या फिर धोलावीरा। तो सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन डी धोलावीरा। तो धोलावीरा जो था इसको 3 भागों में विभाजित किया गया था। तो तीनों भाग देखे तो किला, मध्य नगर और निचला नगर, इस तरह से इसको 3 भागों में जो ऊंचा था उसको किला बनाया, एक मध्य नगर और एक नीचे था निचला नगर। और बाकी के जितने भी नगर हमें वहां से प्राप्त हुए नगर, वो केवल हमें ऊंचा और नीचे यानी कि 2 नगरों के रूप में प्राप्त हुए, 2 श्रेणी के रूप में प्राप्त हुए। लेकिन धोलावीरा का एक अपवाद है कि धोलावीरा केवल हमें 3 भागों में बटा हुआ मिला है, 3 भागों में विभाजित हुआ मिला है।
तो चलिए 20 प्रश्न थे, ये प्रैक्टिस करते रहिए अपनी। एक से दो बार अगर वीडियो देखते हैं तो आपको पूरी तरह से 20 प्रश्न पूरी तरह से कंठस्थ हो जाएंगे। तो चलिए फिर आगे फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। हम्बल रिक्वेस्ट वही हमारी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। तो अगले वीडियो के साथ में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।